नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं सृष्टि। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। एआई समिट में प्रदर्शन पर दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा। ट्रंप के टैरिफ पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एशियाई देश पर क्या असर पड़ेगा? क्या ट्रंप के निशाने पर भारत? पश्चिम बंगाल एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। फारूक अब्दुल्ला ने ईरान में पढ़ रहे छात्रों से की अपील। ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप के 3 विकल्प। आधी रात को इमरान खान को अस्पताल ले जाए जाने पर परिवार ने चिंता जताई। 1.6 लाख पहुंचने के बाद सोने में आई गिरावट, चांदी भी फिसली। धर्मेंद्र को याद कर इमोशनल हुई हेमा मालिनी। क्या पाकिस्तान आज होगा T20 वर्ल्ड कप से बाहर? भारत मंडपम में एआई समिट में इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बड़ा खुलासा किया है। उसने दावा किया है कि यह देश को बदनाम करने की सुनियोजित साजिश के तहत किया गया एक प्रदर्शन था। इसके तार कई राज्यों में फैले हैं, इसलिए इसकी आगे की जांच क्राइम ब्रांच की इंटर स्टेट सेल करेंगी। इस मामले में अब तक कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनमें यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब भी शामिल हैं। उन्हें 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। दिल्ली के भारत मंडपम में 20 फरवरी को एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान सुरक्षा घेरा भंग करने की एक पूर्णायोजित कोशिश का मामला सामने आया था। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में मौजूद मेहमानों और आयोजकों के बीच अफरा तफरी की स्थिति बन गई थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस संबंध में तिलक मार्ग थाने में एफआईआर नंबर 19/2026 भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 61, 121, 132, 190, 195, 221, 223, 196, 197 और 3 के तहत दर्ज की गई। राष्ट्रपति ट्रंप ने साल 2025 में जो टैरिफ लगाए थे, उन्हें अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी घोषित कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद एशिया में अमेरिका के खास कारोबारी सहयोगियों में अनिश्चितता की एक नई लहर आ गई है। बीते शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप ने कहा कि वह अमेरिका में आने वाले सामान पर 15% की नई ग्लोबल लेवी लगाएंगे। अमेरिका कस्टम विभाग ने सोमवार को कहा वह उस खास व्यापार नीति से जुड़े टैरिफ का कलेक्शन रोक देगा, जिसका इस्तेमाल ट्रंप ने ग्लोबल ट्रेड वॉर शुरू करने के लिए किया था। यह भारत से लेकर इंडोनेशिया तक की सरकारों के लिए एक बड़ा झटका है, जिन्होंने अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर बातचीत करने में कई महीनों का समय लगाया था। इनमें से कई देशों ने अमेरिका में अरबों डॉलर निवेश करने का भी वादा किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों एक साथ गुस्से और तनाव में नजर आ रहे हैं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले ने न केवल ट्रंप के टैरिफ लगाने की शक्ति को कमजोर कर दिया है, बल्कि व्यापारिक समझौतों में उनकी सौदेबाजी की क्षमता को भी कम कर दिया है। इससे बौखलाए ट्रंप ने उन देशों को चेतावनी दी है कि जो देश कोर्ट के फैसले का फायदा उठाकर अमेरिका के साथ खेल खेलेंगे, उन्हें पहले से ज्यादा टैरिफ झेलना पड़ेगा। हालांकि अपने अस्थिर स्वभाव के लिए जाने जाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ने किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन यह टिप्पणी उस समय आई जब एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए वॉशिंगटन की निर्धारित यात्रा टाल दी। दरअसल ट्रंप दुनिया भर के देशों के साथ व्यापार समझौते करने के लिए टैरिफ को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। अब जब वह ताकत कमजोर हो गई है, ट्रंप को अंदेशा है कि टैरिफ के दबाव में हुए समझौते पर पुनर्विचार कर सकते हैं। इसी बीच उन्होंने तेजी दिखाते हुए आयात पर 10% का वैश्विक शुल्क घोषित कर दिया है। बाद में इसे बढ़ाकर 15% कर दिया गया, लेकिन यह केवल 150 दिनों तक प्रभावी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने पश्चिम बंगाल एसआईआर मामले में ममता बनर्जी और अन्य की अर्जियों पर सुनवाई करते हुए न्यायिक संसाधनों को बढ़ाने का आदेश दिया है। कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की रिपोर्ट के अनुसार 50 लाख से अधिक आवेदन लंबित हैं, जिन्हें निपटने के लिए अब झारखंड और उड़ीसा के सेवानिवृत्त और मौजूदा न्यायाधीशों की मदद ली जाएगी। अदालत ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि नाम शामिल करने की प्रक्रिया नामांकन की अंतिम तिथि से 10 दिन पहले तक जारी रहेगी। माध्यमिक शिक्षा सर्टिफिकेट और आधार कार्ड को सत्यापन के लिए वैध दस्तावेज माना गया है।
जजों की कमी सुनवाई के दौरान सीजेआई ने बताया कि कलकत्ता हाईकोर्ट के पास वर्तमान में 220 एडीजे स्तर के न्यायाधीश उपलब्ध हैं। यदि एक अधिकारी प्रतिदिन 200 मामलों की सुनवाई करता है तो भी सभी आपत्तियों को निपटने में कम से कम 80 दिन लगेंगे। इसी तर्कीब विसंगति को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल के अनुभव वाले सिविल जजों के उपयोग की अनुमति दी है। इसके अतिरिक्त झारखंड और ओडिशा के न्यायिक अधिकारियों को भी शामिल किया गया है ताकि 80 लाख से अधिक बेमेले जानकारी वाले मामलों का त्वरित निस्तारण हो सके। सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने मंगलवार को ईरान में पढ़ाई कर रहे जम्मू कश्मीर के छात्रों से तत्काल देश छोड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि यदि हवाई क्षेत्र बंद हो गया तो बाद में उन्हें बाहर निकालना मुश्किल हो सकता है। भारत के दूतावास ने अपनी ताज़ा एडवाइजरी में नागरिकों से उपलब्ध साधनों, जिनमें वाणिज्यिक उड़ानें भी शामिल हैं, के माध्यम से ईरान छोड़ने की सलाह दी है। यह परामर्श जनवरी में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान मारे गए लोगों की 40वीं बरसी पर शनिवार को हुए प्रदर्शनों के बाद जारी किया गया है। अब्दुल्ला ने कहा है कि छात्रों को अपने बैग पैक कर तुरंत वापस लौट आना चाहिए ताकि उनके अभिभावकों में घबराहट ना फैले। उन्होंने कहा कि मैं जम्मू कश्मीर के छात्रों से कहना चाहता हूं कि वे तुरंत लौट आएं। यदि कल हवाई क्षेत्र बंद हो गया तो उनके माता पिता घबरा सकते हैं। एडवाइजरी जारी हो चुकी है, इसलिए उन्हें अपना सामान समेटकर घर लौट आना चाहिए। बाद में उन्हें निकालने वाला कोई नहीं होगा। अमेरिकी सेना के ईरान के पास डेरा डालने से क्षेत्र में युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। इराक युद्ध के बाद पहली बार मिडिल ईस्ट में इतनी बड़ी तादाद में अमेरिकी मिलिट्री तैयारी जमा हुई है। अमेरिकी जंग जहाजों और लड़ाकू विमानों के ईरान के आसपास पहुंचने के बाद अमेरिका प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को हमले पर आखिरी फैसला लेना है। डोनाल्ड ट्रंप हमले की धमकी दे रहे हैं और ईरान अमेरिका की न्यूक्लियर बातचीत भी जारी है। एक्सपर्ट का मानना है कि ईरान मुद्दे डोनाल्ड ट्रंप के पास फिलहाल 3 विकल्प मौजूद हैं। CNN के मुताबिक अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के पास ईरान मुद्दे पर जो 3 विकल्प हैं उन पर वह हालिया हफ्तों में चर्चा कर चुके हैं। मामले से जुड़े लोगों का कहना है कि ये ऑप्शन अलग अलग तरह के हैं। इन विकल्पों के जोखिम और नतीजों को लेकर ट्रंप ने अपने करीबी और सलाहकारों से सलाह मशवरा किया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के मुखिया और पूर्व पीएम इमरान खान की सेहत को लेकर चिंताजनक खबरें सामने आ रही है। मंगलवार को उस वक्त हंगामा हो गया जब यह खबर सामने आई कि इमरान खान को सोमवार देर रात अस्पताल ले जाया गया। उन्हें पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ले जाया गया। अस्पताल प्रशासन ने कहा कि उन्हें इंजेक्शन लगाने के लिए लाया गया था। इस पर इमरान खान के परिवार ने चिंता जाहिर की है। सोने और चांदी में कल अच्छी खासी तेजी देखी गई। सोने का दाम तेजी के बाद 1.60 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के पार और चांदी का भाव 2.60 लाख प्रति किलो के पार पहुंच गया। हालांकि आज दोनों में ही गिरावट दर्ज की गई। 24 फरवरी मंगलवार को सोने में 1002 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट है, वहीं चांदी में 1540 रुपए प्रति किलो की गिरावट है। हिंदी सिनेमा के हीमैन धर्मेंद्र के निधन को 3 महीने हो चुके हैं। अब हाल ही में एक इंटरव्यू में एक्टर की पत्नी हेमा मालिनी उन्हें याद कर इमोशनल हो गई। उन्होंने कहा कि मुझे आज भी यकीन नहीं होता है कि वह वास्तव में चले गए हैं। दरअसल धर्मेंद्र को BAFTA अवार्ड सेरेमनी में श्रद्धांजलि दी गई थी। इस बारे में जब वैरायटी इंडिया ने हेमा मालिनी से सवाल किया तो उन्होंने इस मौके को दिल छू लेने वाला बताया। हेमा ने कहा, धर्मेंद्र जी अपने दौर में सबसे ज्यादा बिजी रहने वाले कलाकार थे। हम शूटिंग के साथ साथ ज्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते थे, इसलिए साथ में कई फिल्में साइन करते थे जिससे साथ वक्त गुजार सके। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 राउंड में पाकिस्तान की टीम का दूसरा सुपर 8 मुकाबला इंग्लैंड से मंगलवार को पल्लेकेले इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाना है। पाकिस्तान का पहला सुपर 8 मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ इसी मैदान पर बारिश की भेंट चढ़ गया था। ऐसे में 3 मैचों के छोटे से सुपर 8 में सेमीफाइनल की दौड़ को जिंदा रखने के लिए यह मुकाबला बेहद अहम होगा। एक वॉशआउट से मिला 1 अंक पाकिस्तान की राह पहले ही मुश्किल बना चुका है। वैसे यह मैच दुर्भाग्य से बारिश में धुला तो पाकिस्तान 2 अंकों पर रहेगा और क्वालिफिकेशन की लड़ाई पूरी तरह दूसरे नतीजे पर निर्भर हो जाएगी। सीधी बात, जीतेंगे तो राह आसान, हार या बारिश ने रोका तो किस्मत का इंतजार रहेगा।